गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की, और इलेक्ट्रिक करंट में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और कितने टाइप्स की होती है, और करंट डेंसिटी क्या होती है। आज हम बात करेंगे इसी का आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अपवाह का मतलब होता है चलना, मूव करना। हम लोग क्या बोल देते हैं उसे? अनुगमन वेग यानी गमन करना, या अपवाह माने प्रवाहित होना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं, वी और सफिक्स में छोटा सा इस तरह से डी बना देते हैं, ठीक है। इसे वीडी से डिनोट करते हैं। अब अपवाह वेग होता क्या है? जब कभी हम लोग किसी भी सर्किट को हम लोग बैटरी से करंट देते हैं तो बैटरी क्या करती है, उसे त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाती, तुरंत एक्सीलरेट। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को वो तुरंत एक्सीलरेट नहीं कर पाता, जबकि उसे एक समय लगता है, ठीक है। शुरुआत वाले इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं तो उसे क्या लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों के गमन करने का जो औसत वेग होता है, एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, अलग अलग वेलोसिटी से निकलते हैं, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी निकल करके आती है, इस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या कह देते हैं? अनुगमन वेग कह देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। क्या करते हैं जब बैटरी से किसी भी सर्किट को हम लोग जो है एक्सीलरेट करते हैं, तो करंट देते हैं तो उसे तुरंत वो एक्सीलरेट नहीं कर पाता, जबकि एक जो है माइन्यूट वेलोसिटी ही जो है दे पाता है। वो माइन्यूट वेलोसिटी जो होती है उसमें थर्मल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाती है, और ये जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अनुगमन वेग कह देते हैं, और इसे वीडी से डिनोट कर देते हैं। अब अनुगमन वेग एक आ जाता है रिलेशन कि अनुगमन वेग और करंट में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, क्या संबंध होता है? अगर हम यहाँ से निकालें, मान लीजिए ये वायर है, इसको समझ लेते हैं। ये वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो है इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल देते हैं, और इस वायर की लेंथ हम एल मान लेते हैं। इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। ये एल है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। इसमें एन इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एन इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। अब ये पूरे, अगर ये तो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो पूरे वॉल्यूम में मूव करेंगे, ऐसा तो नहीं एक लीनियर लाइन में, ये तो पूरे में मूव करेंगे। जितना मोटा वायर है अगर इस पूरे में मूव करेंगे तो अगर टोटल चार्ज निकालें, अगर हम बात करें टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यानी Q की बात करें तो Q बराबर कितना हो जाएगा? N इंटू इस पूरे वॉल्यूम में होंगे, ठीक है। यानी एक आवेश का कितना हो जाएगा? E, ठीक है। और इस पूरे वॉल्यूम में होंगे, यानी वॉल्यूम के लिए क्या लगा देंगे? एरिया इंटू लेंथ, यानी NEAL, ये लगा दिया हमने यहाँ से, ये NEAL लगा दिया। ये हो गया आपका टोटल चार्ज, ये आपने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब I बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा? I बराबर पढ़ा Q अपॉन T। सिंस I बराबर क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T। Q की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो I बराबर कितना हो जाएगा? NEAL अपॉन T। और जो ये L अपॉन T है, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर L/T आ गया, L/T आ गया तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे VD। तो I बराबर NEA VD, ये रिलेशन होता है। ये आ गया करंट और किसमें? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज निकल आएगा तो हमारा वीडी के टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये तो हमारा आ गया सबसे पहले रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे
ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की बात करें तो ओम ने क्या बताया था, 10th लेवल में हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ को, ठीक है। ओम्स ने क्या बताया था, यदि किसी भी कंडक्शन जो है कंडक्टर की, यदि किसी भी कंडक्टर की उसकी फिजिकल कंडीशंस में कोई भी चेंज ना किया जाए, फिजिकल कंडीशन यानी टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह की, उन्होंने कहा यदि किसी भी कंडक्टर की या वायर की फिजिकल कंडीशन में चेंज ना किया जाए तो उनके साइड्स के बीच जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वो करंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी भी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज ना किया जाए तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो करंट के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो वे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ से जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, इस कांस्टेंट को कहते हैं आर। तो यहाँ से V अपान आई बराबर क्या हो जाता है, आर। इस आर को कहते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब विरोध, जो धारा के मार्ग में उत्पन्न करे अवरोध उसे कहते हैं प्रतिरोध। यानी जो क्या करे, करंट को रोके, उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। जो धारा के मार्ग में क्या करे, उत्पन्न करे अवरोध, उसे कहते हैं प्रतिरोध। V अपान आई बराबर आर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। ये क्या, कौन सा लॉ कहलाता है, ये ओम्स लॉ कहलाते हैं। दो प्रकार के हमारे पास सर्किट हो जाते हैं, एक होते हैं ओमीय सर्किट, एक होते हैं नॉन ओमीय सर्किट। जो नॉन ओमीय सर्किट और ओमीय सर्किट में क्या फर्क होता है, ओमिक सर्किट कैसे होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसे सर्किट जो यानी ऐसे परिपथ जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो V अपान आई बराबर आर को फॉलो करते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे ओमिक सर्किट बोल देते हैं। और जो V अपान आई बराबर आर को फॉलो नहीं करते उसे कैसे बोल देते हैं, नॉन ओमिक सर्किट बोल देते हैं। नॉन ओमिक सर्किट में क्या आ जाता है, डायनामिक रेजिस्टेंस आ जाता है। कौन सा रेजिस्टेंस आ जाता है, डायनामिक रेजिस्टेंस आ जाता है, गत्यात्मक प्रतिरोध इसे कहते हैं। और जो डायनामिक रेजिस्टेंस वो हो जाता है क्या, चेंज ऑफ पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट। इसे कौन सा रेजिस्टेंस बोल देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, dr बराबर डेल्टा V अपॉन आई। ये वो होते हैं, ये नॉन ओमिक सर्किट होते हैं, नॉन ओमिक सर्किट। ये कैसे हैं, ये नॉन ओमिक सर्किट हैं, जबकि ये कैसे हैं, ये ओमिक सर्किट है। तो ये हो गए आपके क्या हो गया, ये ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। अगर इसमें हम करंट बताएं, अगर हम इसको बनाएं डायरेक्ट करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए क्या होता है, अगर V और I के बीच आप ग्राफ बनाएं, अगर V इधर लिख दीजिए, I इधर लिख दीजिए, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप V को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी करंट भी इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। इसमें कैसे मिलेगा, डायरेक्ट करंट में एक लीनियर लाइन के रूप में मिलेगा। इसे हम लोग कौन सी करंट कह देते हैं, इसे डायरेक्ट करंट कह देते हैं। और ये कैसे सर्किट कहलाते हैं, ये ओमिक सर्किट कहलाते हैं। ये कैसे सर्किट कहलाते हैं, ये ओमिक सर्किट कहलाते हैं। जबकि अगर हम इसमें बनाए तो इसमें एक लीनियर लाइन के रूप में नहीं मिलता, ये हमें ऐसे कुछ फ्लक्चुएट करके मिलेगा। ये कैसे कहलाएंगे, ये नॉन ओमिक सर्किट कहलाएंगे। ये कैसे कहलाएंगे, ये नॉन ओमिक सर्किट कहलाएंगे। अब बात करें हम लोग मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी किसे कहते हैं, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, ठीक है। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता। अब गतिशीलता का मतलब, अगर हम गतिशीलता की बात करें, गति की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में कौन सी वेलोसिटी की जिक्र कर रहे हैं, हम लोग इस चैप्टर में नाम जिक्र कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यानी इसमें मोबिलिटी का मतलब है कि मोबिलिटी का रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। मोबिलिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बराबर होता है VD अपॉन ई, VD अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी
जो है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव करता है, उसे हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोल देते हैं, उसे उसकी गतिशीलता कह देते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन ऐसे भी लिखना चाहें कि उसकी ड्रिफ्ट, किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे गतिशीलता कह देते हैं, मोबिलिटी कह देते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे मोबिलिटी की बात बता दी। अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। Ohm's law on the basis of ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी हम ओम्स लॉ को जो है प्रूव करेंगे और बेस हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर हम ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। कैसे? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा I बराबर NEAVD, ठीक है। हमें निकालनी है VD निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये तो इक्वेशन नंबर 1 बना के हमने छोड़ दी। अगर हम बात करें F इज इक्वल टू QE होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह E लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अब सेंस E बराबर क्या होता है, E बराबर V बाई एल, V बाई डी, ठीक है। पोटेंशियल में पढ़ा तो F बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, EV बाई एल। अगर न्यूटन, चूंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूटन का जिक्र ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देंगे। यहाँ पर कौन सा लॉ लगा देंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, F बराबर ma। ये क्या है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। F बराबर ma, तो F बराबर ma यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर ma और EV बाई एल। यहाँ से अगर A निकालें तो क्या आ जाएगा, EV बाई ml। ये एक्सेलरेशन निकाल दिया। मैंने कहा था जो एवरेज वेलोसिटी आती है, एवरेज वेलोसिटी, इस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, VD कह देते हैं। तो हमें VD निकालनी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, VD अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, V1 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी n पार्टिकल मान लेते हैं अपॉन n। एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज ये निकाल देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, V1 बराबर क्या कर देंगे, ये हो जाएगा U1 प्लस a टाउ 1। रिलैक्सेशन टाइम आपको बताया था, रिलैक्सेशन टाइम को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ 1 से। तो U1 प्लस a टाउ 1, U2 प्लस a टाउ 2 प्लस एंड सो ऑन n पार्टिकल्स के लिए अपॉन n कर देंगे। इनको अलग अलग कर लेते हैं, किस तरह से, VD इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन UN अपॉन n, एक में कर दिया, प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन n, एक में कर दिया। तो जो इनकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होती है वो जो 0 होती है। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी को हम कितना लिखेंगे, 0, ये 0 कर देंगे और एवरेज जो रिलैक्सेशन टाइम है उसे टाउ मान लेते हैं। तो VD बराबर क्या आ गया, a टाउ। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, टाउ की वैल्यू रख देंगे, तो सॉरी a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू ये आई थी, तो यहाँ से VD बराबर कितना आ जाएगा, VD बराबर आ जाएगा आपका EV बाई ml इंटू टाउ। इस VD की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, तब क्या होता है, I बराबर NEA और VD की वैल्यू कितनी निकाली है, EV बाई ml इंटू टाउ। तो यहाँ से अगर हम V अपॉन I निकालें, I को उधर ले गए तो कितना हो जाएगा, ml अपॉन NE स्क्वायर a टाउ। ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो V अपॉन I बराबर क्या आ जाएगा, R, और यही ओम्स लॉ है, यही ओम्स लॉ है। तो R बराबर यहाँ से कितना निकल आया, ml अपॉन NE स्क्वायर a टाउ, ठीक है। ये ओम्स लॉ प्रूव हो गया। थैंक यू।